सव्यम अपना सामान पैक कर कुछ देर बाद नीचे आया और घर की चाबी भक्ति की माँ के हाथ में देकर उनसे हाथ जोड़कर कहा, अच्छा आंटी चलता हूँ। मौका लगे तो फिर घूमने आना और यहीं रुकना, अपना ही घर है तुम्हारा। जी आंटी। ध्यान से जाना, सव्यम जवाब में मुस्कुरा दिया, फिर भक्ति की तरफ देख उसके पास आया। आपने जो मदद की उसके बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी कोई जरूरत नहीं आयु के कुछ भी। ध्यान से जाना और हो सके तो पहुंचकर खबर कर देना। एक नजर रिनी की तरफ देखकर बोली, जो कमरे के दरवाजे के ओट में छुपकर बाहर देख रही थी। सव्यम ने उसकी तरफ देखा तो वो पीछे हो गई। उसकी आंख डबडबा आई थी जिन्हें झट से जब्त कर लिया उसने। सव्यम ने भक्ति की तरफ देखा। अनमोल, देख बाहर से गाड़ी आई कि नहीं। और माँ, क्या सिर्फ मुस्कुराकर बाय कह रही हो? रास्ते में कुछ खाने के लिए पैक कर दो, कहकर उन्हें साथ लिए किचन की ओर बढ़ गई। सव्यम ने कमरे की तरफ देखा। रिनी दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ी थी। सव्यम दरवाजे के पास आकर रुका और बोला, मैं जा रहा हूँ रिनी, माफ नहीं करना ठीक है, एटलीस्ट बाय तो बोल ही सकती हो। उसकी आवाज सुनकर रिनी दरवाजे से एकदम सट गई। बहुत रोकने पर भी आंख छलक आई थी और गला चोक हो गया। जाने से पहले कुछ कहना है तुम्हें। तुम आयत, मेरा मतलब भाभी के बारे में जो भी सोचती हो गलत सोचती हो। तुम्हारे साथ जो भी हुआ उससे वो भी उतनी ही आहत है जितनी तुम, या शायद तुमसे भी ज्यादा, क्योंकि कहीं न कहीं वो खुद को तुम्हारा कसूरवार मानती है। उन्होंने मुझे कभी माफ नहीं किया, नहीं यहाँ भेजकर तुम पर कोई एहसान करना चाहती थी वो। मैंने तुमसे माफी मांगने की इच्छा जाहिर कर उनसे तुम्हारे बारे में पूछा था। काफी वक्त बाद जब उन्हें लगा कि मुझे एक मौका मिलना चाहिए, तब उन्होंने तुम्हारा पता बताया और कहा कि तुम बहुत साफ दिल की और भोली लड़की हो। तुम्हारा दिल दुखाकर जो गुनाह किया है मैंने उसकी माफी नहीं हो सकती। उन्होंने मुझसे कहा कि माफी मांगने और कमाने में फर्क है। उन्हीं की बात पर अमल करते हुए मैंने यहाँ आकर तुम्हारी माफी कमाने की कोशिश की, पर शायद मेरा गुनाह सच में बहुत बड़ा है और उसकी माफी नहीं है, शिकायत नहीं है तुमसे, क्योंकि मैं शायद यही डिजर्व करता हूँ। तुमने कहा था रुकने को, मैं रुका। आज जाने को कहा तो जा रहा हूँ। तुम्हें हर्ट करने के इरादे से नहीं आया था, पर मेरे कारण हर्ट हुआ है। तुम्हें हो सके तो इसके लिए माफ कर देना। चलता हूँ, कोशिश करूंगा आज के बाद तुम्हें मेरा सामना कभी न करना पड़े। भूल जाना मुझे, कभी याद भी करना तो एक चीटर के रूप में, ताकि तुम्हें दुख से ज्यादा मुझ पर गुस्सा आए। अपना ख्याल रखना और खुश रहना, कहकर सव्यम ने एक गहरी सांस ली और उम्मीद से कुछ देर देखा कि वो शायद से बाहर आए, पर वो नहीं आई तो अपना बैग उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर पहुंचकर पीछे मुड़कर देखा पर निराशा ही हाथ लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर खुद को संयत किया और दरवाजा पार कर गया। रुको, रिनी की आवाज सुनकर सव्यम रुका और उसकी ओर घूमकर देखा। आंटी खाना लेने गई है, लेकर जाओ, रास्ते में काम आएंगे। उसकी बात सुनकर सव्यम का चेहरा पूरी तरह उतर गया। उसकी जरूरत नहीं, भक्ति ने तो बस बहाना किया कि तुमसे बात कर सकूं, कहकर वो वापस घूम गया। वापस कभी नहीं आओगे? अब कोई वजह नहीं है यहाँ आने का। बाय, अपना ख्याल रखना, सव्यम ने बिना उसकी ओर देखे कहा। गुस्सा होकर जा रहे हो कि मैंने थप्पड़ मारा? नहीं, वो मेरे कसूर की सजा थी। माफी न सही, एटलीस्ट सजा के काबिल तो समझा। थैंक यू, कहकर आगे कदम बढ़ाने को हुआ। तो तुम भूल जाओगे मुझे, किसी और से शादी कर लोगे? उसके सवाल को सुन सव्यम के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, पर वो बिना उसकी ओर घूमे बोला, हाँ। आखिर कब तक अकेले रहूंगा, और फिर घरवाले भी हैं। शादी तो करनी ही पड़ेगी न। मतलब तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, तभी तो इतनी आसानी से कह दी ये बात, रिनी ने दर्द भरे स्वर में कहा। सव्यम ने बैग नीचे रखा और उसकी तरफ घूमकर उसके पास आया। रिनी गर्दन झुकाए खड़ी थी। उसने उसकी ठुड्डी पकड़कर चेहरा ऊपर किया। आंसुओं से भरी लाल आंखों से रिनी ने उसकी तरफ देखा। एक बार पहले तुमसे झूठ बोलकर जो गलती की है उसे फिर से नहीं दोहराऊंगा। ये सच है रिनी कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, या फिर है लेकिन शायद मुझे एहसास नहीं। मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूं, क्योंकि कुछ तो फील करता हूं तुम्हारे लिए, पर वो प्यार है या नहीं आई डोंट नो। रिनी की आंख छलक आई। सव्यम ने उसकी चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर उसके आंसू साफ करते हुए बोला, लेकिन आई वॉन्ट टू मैरी यू। ये मत समझना कि अपनी गलती सुधारने या गिल्ट से मुक्त होने के लिए ये कर रहा हूँ। ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी इन नाराजगी भरी आंखों में भी अपने लिए बेशुमार प्यार देख रहा हूँ, और आई एम डैम श्योर कि जितना तुम चाहती हो मुझे उतना और कोई नहीं चाह सकता। तुम्हारी ये चाहत एक दिन मुझे भी तुम्हें चाहने को मजबूर कर देगी, ये यकीन है मुझे। एक खेल खेला था, झूठ बोलकर एक रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ, सच बोलकर
देखो मेरी आंखों में और सच दिखता है तो पीछे होकर मुस्कुराते हुए अपनी बाहें खोल दी। वादा करता हूँ कि पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें हर खुशी दे सकूं। रिनी की आंख छलक आई, कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर आगे बढ़कर उसकी बाहों में समा गई। सव्यम ने भी मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में कस लिया। दिव्या को घर ड्रॉप करते हुए सब लोग वापस शारदा निवास पहुंचे। कितन मजा आया न, कावेरी जी ने कहा। आयत उनकी तरफ देख मुस्कुरा दी। देखा, बाहर घूम कर आई तो इसके चेहरे की रौनक भी वापस आ गई, वरना कई दिनों से मुस्कान ही गायब हो गई थी। कावेरी जी ने आयत की तरफ देखकर कहा, ये बाहर घूमने से नहीं सर के कारण है मैम। जब से उनको देखा है तब से ये मुस्कान है चेहरे पर। मिश्का ने आयत को छेड़ते हुए कहा। आयत ने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोली, मिश्का जी बुलाओ आपके सर को। अरे नहीं मैम, माफ कीजिए अगर कुछ गलत बोल गई तो। आपकी मेहरबानी से मेरी जॉब बाल बाल बची है, अब खुद से उसे खतरे में मत डालिए, मिश्का ने कहा। तो आयत मुस्कुरा दी। वो सजा मेरे कारण मिल रही थी तुम्हें, तो मैं ये कैसे होने देती। मुश्किल था पर मना लिया। यही बातें करते रहेंगे या अंदर भी चलना है? मैं बहुत थक गया हूं तो जल्दी से एक कप चाय पीना है मुझे, संकल्प ने कहा तो सब मुस्कुराकर अंदर बढ़ गए। साक्षी फोन पर बात करते हुए बाहर निकल रही थी। उसी वक्त अंदर आते हुए आयत से उसकी टक्कर हो गई। अंधी हो क्या, देखकर नहीं चल सकती? साक्षी ने अपना फोन देखा जो नीचे गिर गया था और फिर आयत की तरफ देखकर बोली। साक्षी, ये क्या तरीका है बात करने का? संकल्प ने कहा। ओह प्लीज, भाई के दोस्त है आप तो वही बनकर रहिए, भाई बनने की कोशिश मत कीजिए। जरूरत से ज्यादा सर चढ़ा रखा है, अग्रिम ने तुम्हें, बड़े छोटे का कोई लिहाज ही नहीं। तो आपके पेट में मरोड़ क्यों उठ रही है? साक्षी, ये क्या तरीका है? इतना सब होने के बाद भी तुम्हारा रवैया नहीं बदला। अपनी जान पर खेल कर बचाकर लाई है तुम्हें, इतनी जल्दी भूल गई? हाँ तो थैंक यू कह दिया था न, अब क्या सुबह शाम आरती उतारूं? थैंक यू पर ये मुझसे नहीं होगा, ये आप लोग ही कीजिए, आयत की तरफ देखकर बोली। आयत ने उसे आंखें छोटी करके देखा। बस साक्षी, रहने दीजिए चाची माँ, माँ नहीं हूँ इसकी जो ये मेरी इज्जत करेगी। जाने दीजिए, बच्ची है, कावेरी जी को रोकते हुए आयत ने कहा और आगे बढ़ गई। हाँ सही कहा, माँ नहीं हो मेरी तो ये महानता दिखाना भी बंद करो। और हाँ बच्ची नहीं हूं मैं, बड़ी आई मुझे समझाने वाली। आयत ने सुना पर इग्नोर करके आगे बढ़ गई। तभी अग्रिम की आवाज कानों में पड़ी और उसके कदम ठहर गए। साक्षी, तमीज से, माँ नहीं है पर भाभी है, अग्रिम ने प्यार से ही मगर डपटते हुए कहा। सुनकर आयत के चेहरे पर मुस्कान आ गई पर वो बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर बढ़ गई। तू कब आया? अग्रिम को देखकर कावेरी जी ने पूछा। बस अभी। अरे आंटी ये हमारे पीछे ही था, ये गलतफहमी तो नहीं हो रही है? बिल्कुल भी नहीं था, मैंने इसकी गाड़ी पीछे बिल्कुल भी नहीं देखी, संकल्प ने कहा। तो अग्रिम ने घूर कर देखा तो वो आगे आकर सोफे पर बैठते हुए बोला, आंटी चाय मंगवाइए न। अग्रिम ने एक नजर उसे देखा और कमरे की तरफ बढ़ गया। मैं बनाकर लाती हूँ, कावेरी जी ने कहा। नहीं चाची माँ आप रुकिए, मैं बनाकर लाती हूँ, कमरे से बाहर आते हुए आयत ने कहा। तभी अंदर जा रहे अग्रिम से सामना हो गया। दोनों की नजरें उलझी पर अग्रिम ने अगले ही पल नजर हटा ली और अंदर चला गया। आयत भी मुस्कुराते हुए किचन की ओर चल दी। थोड़ी देर बाद अग्रिम बाहर आया और संकल्प के पास बैठ गया। कैसी तैयारियां चल रही है? ठीक है पर इधर उधर दौड़ दौड़ के बैंड बजी है, तुझे तो फुर्सत नहीं और उम्मीद भी नहीं। सैम था तो वो भी गायब है, सब अकेले करना पड़ रहा है, संकल्प ने कहा। अग्रिम ने उसकी तरफ देखा और बोला, खुश है? संकल्प ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर उसके गले लग गया। तभी आयत चाय लेकर आई और सामने टेबल पर रख दिया। अरे वाह, चाय, संकल्प ने कहा। नहीं, गलतफहमी, आयत ने अग्रिम की तरफ देखकर कहा। अग्रिम की नजर ऊपर उठ गई। आयत ने देखा तो हल्के से मुस्कुराकर उसे देखा और चली गई। फिर से शुरू हो गया इसका, 4 दिन ढंग से शांत नहीं रह सकती, अग्रिम ने मन ही मन कहा। ये भाभी क्या बोल कर गई? संकल्प ने उसकी तरफ देखा। मुझे क्या मालूम, जाके पूछ, अग्रिम ने रूखे ढंग से कहा। संकल्प ने एक नजर उसे देखा और फिर चाय पीने लगा। पहला घूंट पीते ही उसका मुंह बन गया। कैसी लगी चाय? अग्रिम ने उसकी तरफ देखकर पूछा। संकल्प ने उसकी तरफ देखा। अच्छी है न, बहुत अच्छी चाय बनाती है मेरी बीवी, ऐसी की कहीं और पीने को नहीं मिलेगी और कई दिनों तक इसकी मिठास मुंह से जाएगी नहीं, कहकर अग्रिम चाय पीने लगा। संकल्प का माथा ही घूम गया कि ये तारीफ कर रहा है या टोंट। ज्यादा मत सोच, चुपचाप पी, बहुत अच्छी बनी है। अच्छी?
एक काम कर भाई, तू ही पी, मैं घर निकलता हूँ। चाय का कप उसके हाथ में थमाकर निकल गया। अग्रिम के चेहरे पर उसकी हालत देखकर दबी सी मुस्कान ठहर गई। डिनर के समय सब एकत्र हुए, सब खाने बैठे थे। कावेरी जी सबको शादी की तैयारियों के बारे में बता रही थी, अपनी शॉपिंग के बारे में बता रही थी। कावेरी जी, मेरा खाने का जी नहीं हो रहा है, मैं चलता हूँ। आप खाकर आ जाइएगा। क्या हुआ चाचा जी, तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ, एकदम ठीक है। बस खाने का मन नहीं है और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, पर सोने से पहले दूध पी लीजिएगा। आयत ने कहा तो राजेश जी ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दिया और उठकर चले गए। सब खाने लगे। अरे मैं तो एक बात बताना ही भूल गई। क्या हुआ चाची माँ, अग्रिम ने चौंक कर पूछा। वो मिसेज मेहता हैं न, आज मॉल में मिल गई। आयत को देखा तो कहने लगी कि इतनी सुंदर बहू ले आई और पार्टी भी नहीं दी। पूछ रही थी कि कोई खुशखबरी है क्या। अग्रिम ने हैरानी से उन्हें फिर आयत को देखा जो एकदम नॉर्मल थी। अरे बहू भी तो थी साथ में। क्या है न कि उनके बेटे की भी शादी न तेरे साथ ही हुई थी, लगभग से 1 महीने पहले। उनके घर खुशखबरी है तो पूछ रही थी। वैसे कुछ दिनों से तुम्हारा मूड बदला बदला से लग है, बुझी बुझी सी भी लग रही हो, कहीं कोई बात तो? कुछ नहीं है, कावेरी जी की तरफ देखकर आयत बोली। अग्रिम ने सुना पर कुछ नहीं बोला और हाथ साफ करके उठने लगा। आयत भी उठी और बर्तन सब हटाते हुए कावेरी जी की तरफ देखा और बोली, वैसे एक बात कहूँ चाची माँ? हाँ बोलो। आयत ने कनखियों से अग्रिम को देखा और बोली, पोते की चाहत है तो दूसरे बेटे की शादी करा दीजिए, इस बेटे के बस का कुछ नहीं है तो बेमतलब उम्मीद मत पालिए। उसकी बात सुनकर कमरे की ओर बढ़ चले अग्रिम के कदम ठहर गए। उसने मुड़कर आयत की तरफ देखा जो उसे देख व्यंग से मुस्कुराकर किचन की ओर बढ़ गई। वहीं कृषा, साक्षी और कावेरी जी मुंह दबाए हंस रही थी। अग्रिम ने दांत पर दांत जमाते हुए आयत को घूर कर देखा और अपने कमरे में चला गया। अग्रिम अपने कमरे में आ गया था। आयत थोड़ी देर बाद आई और हल्के से झांक कर देखा तो अग्रिम कमरे में बैठा दिखा। उसके चेहरे के भाव बहुत सख्त थे। आयत ने उसे चिढ़ाने के लिए कह दिया था पर अब उसके गुस्से से घबराहट हो रही थी। कुछ सोचते हुए वो अंदर न जाकर बाहर हॉल के सोफे पर आकर बैठ गई। इधर काफी वक्त बाद भी जब आयत नहीं आई तो अग्रिम सोच में पड़ गया कि कहाँ रह गई। बाहर आकर वो किचन की तरफ देखने गया पर वो वहां नहीं थी। सब लोग सोने जा चुके थे। वो इस समय कहाँ जा सकती है, ये सोचते हुए वो वापस कमरे की ओर बढ़ा। उसे हॉल के सोफे पर कोई सोया दिखा। अग्रिम ने ध्यान से देखा तो ये आयत ही थी, किताब चेहरे पर रखे सो रही थी। अग्रिम ने कुछ देर उसे देखा फिर कोई आवाज किए सामने सोफे पर बैठे गया। कुछ देर बाद आयत ने हल्के से किताब नीचे कर देखा, तभी अग्रिम ने अपना गला साफ किया। आयत ने एकदम से उसकी तरफ देखा, फिर खुद को नॉर्मल करके उबासी लेते हुए बोली, मैं बुक पढ़ रही थी, पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। जब अग्रिम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तब आयत ने उसकी तरफ देखा। अग्रिम ठुड्डी से 2 उंगली टिकाए उसे देख रहा था। आयत हल्के से मुस्कुराई और बोली, आज शॉपिंग में बहुत थकावट हो गई, बहुत नींद आ रही है। आप सोए नहीं, मुझे लगा सो गए होंगे। कहते हुए वो फिर से उबासी लेने लगी। हो गया तुम्हारा, अग्रिम ने सधे लहजे में कहा। जी। नींद में होने का यकीन दिलवाने में कामयाब हो गई तो अब कमरे में चलकर बाकी की नींद पूरी कर लो, अग्रिम ने उठते हुए कहा। आप गलत समझ रहे हैं, मैं नाटक नहीं कर रही, सच में सो रही थी मैं। ओके, आई बिलीव। अब चलो। जी मैं वो। चलो। आयत अपनी बात पूरी कर पाती उसके पहले ही अग्रिम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर कमरे की ओर बढ़ गया। आयत कुछ बोल नहीं पाई, वो उसकी तरफ देख रही थी। चेहरे पर एकदम से शांत से भाव देखकर असमंजस में थी। ये इतना शांत क्यों दिख रहे हैं? मुझे तो लगा मेरी बात पर फुफकारता बैठा होगा, पर यहाँ तो पहले से कुछ कह नहीं सकते, मिनट में तो रंग बदल जाता है। अग्रिम अंदर आया और उसका हाथ छोड़कर दरवाजा बंद करते हुए बोला, जाओ जाके सो जाओ। आयत हैरानी से उसे देख रही थी। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? आप ठीक तो हैं? मतलब तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों, तुम्हें बीमार लग रहा हूँ? एक्चुअली हाँ, गड़बड़ तो है, मतलब आदमखोर एकदम से वेजिटेरियन कैसे बन सकता है? बहुत स्ट्रेंज बात है, कहकर उसने अग्रिम की तरफ देखा जो उसे आंखें छोटी करके देख रहा था। आयत एकदम से सकपका गई और बोली, नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं कहा, एक एग्जाम्पल दिया। हम। ठीक है, अग्रिम ने कहा और बेड की ओर बढ़ गया। आप सच में ठीक है ना? मतलब जो कुछ कहा मैंने उसके उसके बाद कोई और होता तो? आयत अपनी बात पूरी करती उसके पहले अग्रिम ने उसे गहरी नजर से देखा।
आयत चुप हो गई। कोई और होता तो मैं अग्रिम चौहान हूँ, अच्छी तरह समझता हूँ तुम्हारी नौटंकियों को। बचपन से ही पहले भी कह चुका हूँ तुम्हारी इस तरह की कोशिशें मुझ पर हमेशा बेअसर रहेंगी। तुम्हें लगा इस तरह सबके सामने मुझे टीस करोगी और मैं तैश में आकर खुद को प्रूव करूंगा। ना, कभी नहीं। आयत ने जबरदस्ती से मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और धीरे से बुदबुदाई, लोग दो पैर लेकर पैदा होते हैं, दो हाथ लेकर पैदा होते हैं, दो कान और दो आंख लेकर पैदा होते हैं, पर ये इंसान दो दिमाग लेकर पैदा हुआ है, वो भी उल्टा। बताओ, जिस बात पर गुस्सा नहीं आना चाहिए उस पर चिल्लाता है और जिस पर गुस्सा आना चाहिए इस तरह शांत है। धीरे बोलो, सब सुनाई दे रहा है, अग्रिम ने कहा तो आयत ने उसकी तरफ देखा। अच्छे से समझ रहा हूं कि तुमने सबके सामने ऐसे क्यों कहा कि मैं उसे अपने ईगो पर चैलेंज समझ तुम्हें आंसर करूं। नो बेबी, बिकॉज आई नो बेटर देन यू व्हाट आई एम एंड व्हाट आई कैन डू और नॉट, आई डोंट थिंक इट नेसेसरी टू प्रूव माई सेल्फ टू यू। गुड नाइट, अग्रिम ने उसकी तरफ देख कर कहा और अपनी एक आंख दबा दी और बेड के एक तरफ जाकर बैठ गया। आयत के चेहरे पर एक भीनी सी मुस्कान ठहर गई और वो ठगी सी उसकी तरफ देखती रही। इतने समय बाद उसने अग्रिम में बचपन वाले अग्रिम की एक छोटी सी झलक देखी थी, दिन में भी और अभी भी। उसके पीछे आना और छुप छुप कर देखना, फिर पकड़े जाने पर सकपका जाना, ये वो एहसास थे जो शायद उसने कभी जिए ही नहीं। पर अब बेख्याली में ही सही जीवन के उस सुकून भरे राह की ओर कदम बढ़ा रहा है। वो आयत अपनी कोशिशों में कुछ हद तक सफल हो रही थी। आयत की आंखों में हल्की सी नमी तैर गई। सो जाओ, तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है, कल कुछ नया सोच लेना। वैसे मुझे लगा नहीं था कि उस दिन के बाद से जो तुम्हारा रवैया था इतनी जल्दी वापस नॉर्मल हो जाओगी, अग्रिम ने उसकी तरफ देख कर कहा। आयत ने कुछ सोचा और बोली, हाँ तो मेरे बस का नहीं कि दो दो पर्सनालिटी लेकर घूमूं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। आपकी तरह नहीं हूं न, इसलिए 4 दिन में दम घुटने लगा मेरा, आकर अपनी साइड बैठ गई। व्हाट डू यू मीन मेरी तरह? तुम मेरी तरह हो भी नहीं सकती। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रही हूं कि मैं आपकी तरह हो भी नहीं सकती। आपके जितना सख्त कलेजा नहीं है मेरा कि मेरे दर्द मेरी तकलीफ से असर हो, पर खुद को बेअसर दिखा दो, मुझसे नहीं होता। 4 दिन बेरुखी क्या दिखाई, मुंह लटक गया था पूरा का पूरा। न ठीक से खा रहे थे न सो रहे थे। मेरी बेरुखी तो सहन नहीं हो रही, नफरत कहाँ से सहन होगी? गलतफहमी है तुम्हारी। जी नहीं, एक एक बात हकीकत है हमारी, जिसकी गवाही देती है आंखें तुम्हारी, और फिर भी अगर कहते हो कि ये गलतफहमी है तो ये गलतफहमी है, बहुत प्यारी। आयत ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। अजीब हो एकदम से, मतलब कुछ भी कहती हो, कुछ भी करती हो, न वक्त देखती हो न आसपास के लोग। सच बताओ कि तुम्हें शर्म नहीं आती? मतलब कौन सी लड़की सबके सामने इस तरह की हरकतें करती है? फिलहाल तो मैं करती हूँ, क्या करूँ, शर्माने का डिपार्टमेंट आपने जो संभाल रखा है तो मजबूरन मुझे बेशरम बनना पड़ता है। उसकी बात पर अग्रिम ने उसे घूर कर देखा। ऐसे क्या देख रहे हैं? अब ये मत कहना कि मुझे गलतफहमी हो रही है। आजकल ये शब्द बहुत पसंद आ रहा है आपको, जब देखो तब जुबान पर चढ़ा रहता है। अग्रिम ने उसे देखा और गर्दन हिला दिया, बिना कुछ बोले वो लेटने लगा। आयत ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, सच सच बताइए, मॉल में क्यों आए थे? अग्रिम ने उसकी तरफ देखा, अपने काम से गया था, तुम्हारे लिए नहीं समझी। कितनी बार कहा है डब्बे झूठ मत बोला करो, पकड़े जाते हो, पर नहीं, मेरी बात कहाँ माननी है। अग्रिम की आंखें बड़ी हो गई। आयत मुस्कुराई और बोली, बहुत बदल गए हैं, पर कुछ बातें अब भी वैसी ही हैं। सवाल से पहले जवाब देना आज भी वैसा ही है जिससे चोरी साफ पकड़ी जाती है। मैंने तो कहा ही नहीं कि मेरे लिए गए थे वहां, खुद ही बार बार कहकर साबित कर रहे हैं कि मेरे लिए ही गए थे। हाय, इतना प्यार है कि एक पल भी नजरों से ओझल होना गवारा नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, समझी? अग्रिम ने उसका हाथ हटाने लगा। एक अदा आपकी प्यार बरसाने की, एक अदा नजरें चुराने की बनाकर बैठे हैं, खुद को पत्थर दिल, जुनून है हमें उस पत्थर में एहसास जगाने की। मुमकिन नहीं, अग्रिम ने कहा। है, नहीं है, कभी भी नहीं होगा ये, अग्रिम ने उसकी तरफ देखकर कहा। होगा और जरूर होगा, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं, जभी तो निगाहें नहीं मिलाते मुझसे। डर लगता है कि कहीं निगाहें ठहरी तो दिल में छुपा इश्क आंखों में न उतर आए, कि कैद किए जज्बात मचल न उठे। है ना? कोई आश्चर्य नहीं, गलतफहमियां पालने का अधिकार हर किसी को है। तुम भी पालो, मुझे एतराज नहीं, कहकर चेहरा फेर लिया। ऐसा है तो फिर मेरी आंखों में देखते ही नजर क्यों हट जाती है? कभी चेहरा फेर लेते हैं तो कभी नजर। 1 मिनट भी तो नहीं देख पाते आंखों में,
एहसास जाहिर होने का डर है या शर्म आती? अग्रिम ने पलटकर उसकी तरफ देखा। आयत उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अग्रिम ने उसकी कमर में बाह लपेटकर अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। आयत भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आधा मिनट, बस आधे मिनट में नजरें चुराने लगेंगे आप? आर यू श्योर? 100%। और तुम्हारी आंखें झुक गई तो? सवाल ही नहीं उठता। फिर भी झुक गई तो? तो तो आप जीते, मैं हारी। पक्का? अग्रिम ने उसके करीब हो गया। हम्मा, आयत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अग्रिम ने बहुत इंटेंस ढंग से उसे देखा और दूसरे हाथ की उंगलियों को उसके गालों से सरकाते हुए उसके होठों तक ले आया। आयत की धड़कनों की गति बढ़ गई और आंखें फैल गई। अग्रिम ने अपनी नजर जमाए रखी और उसके चेहरे पर झुकने लगा। आयत के पूरे बदन में एक सरसराहट दौड़ गई और होठ थरथरा उठे। अग्रिम की सांसों ने उसके चेहरे को स्पर्श किया तो अपना थूक निगलते हुए उसने अंतत अपनी आंखें बंद कर ली। अग्रिम हौले से मुस्कुराया और उसके कान के पास धीरे से बोला, बात तो बस नजर झुकाने की हुई, यहां तो बंद हो गई। अब क्या कहती हो? आयत ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। अग्रिम ने अपनी विजी मुस्कान के साथ उसे छोड़कर दूर हो गया। ऐसे कैसे? मेरा ध्यान भटका दिया। मैं नहीं मानती। मत मानो। मैं कौन सा मना रहा हूं तुम्हें? ये गलत है। है तो? अजीब जबरदस्ती है। लड़ क्यों रही हो? हार बर्दाश्त नहीं हो रही? मैं नहीं हारी। चीटिंग की है आपने। हाँ तो तुम्हें क्या लगता है नीली आंखों वाली भूतनी, चीटिंग करना बस तुम्हें आता है? अग्रिम ने उंगली दिखाते हुए कहा। आयत के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर से कहिए, आयत ने कहा तो अग्रिम ने उसकी तरफ देखा और अपनी बातों का ध्यान आया। उसने अपने हाथ पीछे कर लिए और चेहरा सख्त करते हुए बोला, कुछ नहीं। सो जाओ चुपचाप, कहकर दूसरी तरफ चेहरा करके लेट गया और खुद पर गुस्सा करते हुए अपनी आंखें मींच ली। आयत ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया पर फिर रुक गई क्योंकि जाने अनजाने ही सही आज उसे अपनी जीत का कुछ इशारा मिला है और इस खुशी को वो अग्रिम को छेड़कर दूर नहीं करना चाहती थी। वो भी लेट गई और मुस्कुराकर उसे देखते हुए उन पलों को अपनी आंखों में कैद कर पलकें बंद कर ली। सुबह जब अग्रिम जागा तो देखा आयत वहां नहीं थी। उसे रात की बातें याद आई और खुद पर चिढ़ गया। इस तरह तो वो उसकी उम्मीदों को हवा दे गया। वो उठकर वॉशरूम में चला गया। आयत कमरे में आई तो वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। अग्रिम की नजर उस पर पड़ी तो बेरुखी से अपना चेहरा फेर लिया। आयत ने उसे देखा, फिर उसके आगे आकर आईने के सामने खड़ी हो गई और सिंदूर की डब्बी लेकर अपनी मांग भरते हुए बोली, वो मैं भूल गई थी। अग्रिम ने आईने में से ही उसे देखा पर कुछ नहीं बोला। आयत उसकी तरफ पलट गई और उसकी कॉलर ठीक करके टाई पहनाने लगी। अग्रिम ने हटना चाहा पर आयत ने उसकी शर्ट पकड़ते हुए कहा, हक है मुझे, वो अलग बात है कभी जताती नहीं। जबरदस्ती जताऊं इससे अच्छा है प्यार से करने दीजिए मुझे, कहकर आयत उसके गले में टाई बांधने लगी। अग्रिम ने घूर कर उसे देखा। घूरना बंद कीजिए, मजाक में कह देती हूं कि आंखों से निकल जाएंगे तो उसे सच मत समझिए। इंसान है, सच के एनाकोंडा नहीं, आयत ने उसकी घूरती नजर देखकर कहा। अग्रिम ने उसकी तरफ देखा और उसका हाथ हटाकर दूर किया और कमरे से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दिया। थकते नहीं क्या? यूं पल भर में चेहरे पर चेहरा चढ़ाते हुए आयत ने उसकी कलाई थाम ली। अग्रिम ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। कल रात आप वो थे जो आप सच में है, पर अगले ही पल कुछ और रंग चढ़ा लिया। क्यों? बंद कर दीजिए न ये सब। बहुत हुआ, अब एक शांत सी सुकून भरी जिंदगी जीते हैं न। अब आई न असल बात जुबान पर। यही तो चाह रही हो हमेशा से, तभी तो कोशिशों में लगी हो कि एक दिन अपनी मीठी बातों में उलझा लो और प्यार मोहब्बत के जुमलों में उलझाकर अपने परिवार वालों को बचा लो मुझसे। मेरी फिक्र तो एक बहाना है, असल में तो तुम अपने परिवार के लिए फिक्रमंद हो आयत रघुवंशी। आज बहुत समय बाद अग्रिम के मुंह से खुद के लिए रघुवंशी सुना था। आयत ने जो उसकी कानों में चुभसा गया और दिल में टीस दे गया। ऐसा नहीं है। मैं जो कह रही हूं वो आपके लिए कह रही हूं। द ग्रेट अग्रिम चौहान के इस सख्त और बेरहम चेहरे के पीछे जो असली अग्रिम चौहान छिपा है, जिसकी एक झलक कल देखी मैंने, उसे बाहर लाने के लिए ऐसा कर रही हूं। पर आपको लगता है कि अपने परिवार को बचाने के लिए ऐसा कर रही हूं, तो सुन लीजिए, हाँ बुरा लगेगा मुझे, पर जिसने गलत किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। उन्हें सजा देकर ही आपको सुकून मिलेगा, तो दे दीजिए उन्हें सजा, मैं रोकूंगी नहीं आपको। अग्रिम ने उसे गौर से देखा और बोला, ठीक है, फिर तैयार हो जाओ, आज के आज ये किस्सा खत्म कर देते हैं।
मिटा आता हूँ आज इस दुश्मनी की जड़ को ही, और अगर कोई बीच में आया तो उसे भी। आयत की आंखें फैल गई और चेहरे पर दर्द उभर आया। अग्रिम उसके पास आया और उसकी कमर पर हाथ रख उसे अपने करीब खींचकर आंखों में देखते हुए बोला, अच्छे से तैयार होकर वेट करो मेरा। आता हूँ मिटाकर सब, फिर शुरू करते हैं अपनी नई जिंदगी। तुम और मैं हम बनकर। आयत ने खुद को जब्त कर लिया और नजर हटा ली। अग्रिम उससे दूर होकर बोला, दूसरों को सब भूलकर आगे बढ़ने को कहना बहुत आसान है, पर जब वही बात खुद पर लागू करने की बात आती है तो अक्सर लोग नजरें फेर लेते हैं। बीवी का फर्ज पूरा करना है न तो शाम को कुछ मीठा बना लेना, अपनी एक और जीत और तुम्हारे बाप की हार की खबर लेकर आऊंगा मैं। तय कर लेना कि पत्नी बनकर मेरी खुशी में शामिल होना है या बेटी बनकर अपनी बाप की हार का दुख मनाना है, क्योंकि दोनों रिश्ते लेकर इस जन्म में तो साथ नहीं चल पाओगी तुम, तो ये सारी कोशिशें बेमानी है, बंद कर दो कहकर अग्रिम बाहर निकल गया। आयत निढाल सी वहीं सोफे पर बैठ गई। उसकी आंख छलक आई। सही तो कहता है वो, गलत हो सही हो, पर रघुवीर जी उसके पिता है, इस बात को कैसे झुठला दे। माँ के न रहने पर दोनों को उसने रघुवीर जी में ही देखा, फिर उनके दुख में वो खुशी कैसे मना पाएगी। सही तो कहता है अग्रिम की कल इस जन्म में उसके हाथों उसके पिता का अहित हुआ तो कभी भूल नहीं पाएगी ये बात। सोते जागते जब भी अग्रिम को देखेगी ये बात याद आएगी उसे। ये सब सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोफे से पीठ टिका लिया। एक अजीब कशमकश में थी वो कि जहां एक और पिता है तो दूसरी तरफ पति। दोनों में से किसी एक का चुनाव शायद वो कर भी ले, पर उसकी कीमत दूसरे की तबाही हो तो फिर ये कैसे कर पाएगी। शाम का समय था। आज दिव्या सार्थक और रुचिका से मिलने आई थी। रुचिका की कंडीशन के चलते वो दिव्या के पास नहीं जा पा रही थी और उसे अकेले छोड़कर सार्थक भी नहीं जा पा रहा था। कभी भी डॉक्टर के पास जाने का समय आ सकता था, तो ऐसे में उसे अकेले छोड़ना रिस्की था। रुचिका की माँ उसके पास आ गई थी, पर भी सार्थक हर समय उसके पास ही रह रहा था। दिव्या आकर उससे मिल गई कि शायद से शादी में वो न आ पाए, पर उन दोनों ने आश्वासन दिया कि चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही वो उसकी शादी में शामिल जरूर होंगे। दिव्या खुशी खुशी अपने घर लौट गई। वो घर पहुंची तो देखा उसके घर के बाहर 3 गाड़ियां खड़ी थी। उन्हें देख उसके चेहरे पर प्रश्नसूचक भाव उभर आए, फिर उसे लगा कहीं आयत तो नहीं आई। सोचते हुए वो अंदर आई, पर वहां बैठे शख्स को देख वो स्तब्ध रह गई और आंखों में कई सवाल उभर आए। आप यहाँ? हैरान से शब्द दिव्या के मुंह से निकले। सामने की सोफे पर जगतराज जी बैठे थे। इतने सालों में कभी उन्होंने दिव्या के घर पर कदम तक नहीं रखा था, पर आज अचानक से यहाँ आना दिव्या की कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनके पीछे 2 लोग खड़े थे और दिव्या की माँ परेशान सी उनके सामने नीचे जमीन पर बैठी थी। ये देख दिव्या के चेहरे की नसें तन गई। वो आगे आई और अपनी माँ को उठाते हुए बोली, ये क्या कर रही हैं माँ, नीचे क्यों बैठी हैं? दिव्या साहब, उन्होंने जगत राज जी की तरफ इशारा करते हुए कहा। दिव्या को तेज गुस्सा आया, पर उसने जब्त कर लिया और उनकी तरफ देखा। कुछ काम था आपको तो मुझे बुला लिया होता, यहाँ आने का कष्ट करने की जरूरत नहीं थी आपको। बिना जरूरत हम कोई काम नहीं करते। यहाँ आना हमारी शान के खिलाफ है, फिर भी हम आए हैं, इसकी वजह है। क्या? सुना है आपकी शादी हो रही है। हम कहने आए थे कि इस शादी से इनकार कर दीजिए। इनकार कर दूं? दिव्या के चेहरे पर प्रश्नसूचक भाव उभर आए। आप होते कौन है ये आदेश सुनाने वाले? दिव्या तमीज से बात करो, भूलो मत इन्हीं के रहमो करम पर आज हम जी रहे हैं। माँ, दिव्या अवाक सी रह गई। सही कह रही हूँ, इन्हें संकल्प के बारे में कुछ पता चला है। साहब का कहना है कि वो हमारे साथ धोखा कर रहा है, दिव्या की माँ ने कहा। दिव्या कुछ बोल पाती उसके पहले ही जगतराज जी बोले, हाँ हमने पता किया है, वो लड़का सही लड़का नहीं है। वो जिसके साथ काम करता है वो गैरकानूनी काम करता है, जिसमें इसका भी साथ है। इस तरह के काम में है कि कभी भी पुलिस का डर रहता है। उससे शादी करना सही नहीं है, आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। हमें अगर पहले से कुछ बताया होता तो हम पहले ही उसकी कुंडली निकाल लेते, पर हमें बिना बताए आपकी माँ ने आपकी शादी तय कर दी। कम से कम एक बार हमसे पूछना तो चाहिए था। अचानक से बहुत ज्यादा फिक्र नहीं होने लगी आपको मेरी? दिव्या ने चिढ़े ढंग से कहा। दिव्या 1 मिनट माँ, और आप बताइए कि क्यों? क्यों पूछना चाहिए था? वो माँ है मेरी शादी कब करनी है, किससे करनी है, ये उनका अधिकार है। इसके लिए किसी और से पूछने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। तमीज से लड़की, भूलो मत कि आज हमारी दया से तुम दोनों जिंदा हो। जो कुछ हो आज सिर्फ हमारे एहसान से हो। आज भी हमारे रहमो करम पर ही तुम्हारे घर का चूल्हा जलता है। जगत राज जी उठते हुए बोले। साहब
नाराज मत होइए साहब, ये लड़की समझती नहीं है, गलती हो गई इससे, माफ कर दीजिए, दिव्या की माँ ने अपने हाथ जोड़त हुए कहा। माँ, तू चुप कर। साहब माफ कर दीजिए, तो समझाइए अपनी बेटी को कि कैसे किससे बात किया जाता है। हमें ऊंची आवाज और तनी गर्दन पसंद नहीं है। जो भी बात करे अपनी औकात में रहकर करे। ये शादी नहीं होगी, ये हमारा फैसला है। आप होते कौन है ये फैसला करने वाले? बाप है मेरे। माफ कीजिएगा रघुवंशी साहब, पर पहले उनके सगे तो बन जाइए जिनसे खून का रिश्ता है, मेरी भलाई आप बाद में कीजिएगा। दिव्या, दिमाग खराब हो गया है। वो अन्नदाता है हमारे, इनके कारण ही ये छत है हमारे सर पर, और तुम बजाय एहसान मानने के जुबान लड़ा रही हो। वो शादी के लिए मना कर रहे हैं तो कोई तो कारण होगा, हमारा भला ही चाहा है इन्होंने हमेशा। दिव्या की मां ने डपटते हुए कहा। अच्छे से समझाइए, हम चलते हैं, कहकर जगत राज जी आगे बढ़ गए। एक मिनट, पूरी बात सुनकर जाइए, दिव्या ने कहा। जगत राज जी ने मुड़कर उनकी तरफ देखा। दिव्या, मां प्लीज, मुझे मत रोकिए। बच्ची नहीं हूं मैं कि किसी ने कह दिया और उस बात को सर झुकाकर मान लूं। मेरी जिंदगी, मेरा फैसला कि मुझे किससे शादी करनी है और किससे नहीं। मालिक हैं तो काम से वास्ता रखना चाहिए, नौकर मालिक के हिसाब से अपनी जिंदगी के फैसले करने को बाध्य नहीं होता। और आप और ये जो एहसान गिना रहे हैं वो कोई एहसान नहीं है। एहसान तो मेरे पिता ने किया था इन पर, इनके लिए अपनी जान देकर तो उसकी एहसान की किश्त चुका रहे हैं ये। मुझे पढ़ाया लिखाया वो भी इनका एहसान नहीं था, मेरी नौकरी थी। इनकी पोती की परिचारिका बनकर साथ रही, सालों तक उसके एवज में पढ़ाया लिखाया मुझे। वो तो आयु ने मुझे अपनी सखी माना, वरना इनके लिए तो मैं उसकी परिचारिका ही थी। तो जो कुछ मैं हूं अपनी कमाई से हूं, इनके एहसान से नहीं। और संकल्प जी क्या है ये मैं बेहतर जानती हूं, आपसे जानने की जरूरत नहीं मुझे। जो इंसान अपने सगों का सगा नहीं, उन्हें एक नौकर की बेटी के लिए चिंता हो, ये बड़े आश्चर्य की बात है। हो न हो इसमें अपना कोई स्वार्थ होगा, अन्यथा जो इंसान कभी इस घर तो दूर इस मोहल्ले तक में झांकने न आया हो, अचानक से घर पहुंच जाए। जाइए रघुवंशी साहब, यहाँ खड़े होने से आपका मान घट रहा होगा। आपके एहसानों के लिए शुक्रिया। आज के बाद से अपने एहसान और अपनी हुकूमत अपने पास रखिए। इस घर में रहने वाला आपका नौकर मर चुका है, और मैं जिसकी नौकरी में थी उसका अब आपसे कोई संबंध नहीं, तो इस हिसाब से आपका हमसे कोई संबंध नहीं। जा सकते हैं आप। जगत राज ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बाहर निकल गए। अग्रिम अपने ऑफिस में बैठा था, उसका फोन बजा। नंबर देखकर उसने कॉल लिया। दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा जिसे सुनकर उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। आर यू श्योर? कोई गलती तो नहीं तुमसे? नहीं सर, पूरी तरह श्योर हूं। ओके कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और सोच में पड़ गया। इधर जगत राज जी के जाने के बाद दिव्या की मां उसे डांटने लगी। उनकी बात सुनकर दिव्या बोली, मां प्लीज बाहर निकलिए उनके झूठे एहसानों से। आप मिली है न संकल्प जी से? क्या आपका दिल गवाही देता है कि वो गलत है? किसी के कह मात्र देने से आप उनके बारे में अपनी राय कैसे बदल सकती हैं? मैं क्या कोई खिलौना दिखती हूं आपको कि पहले मना कर रही थी तो आप शादी करवाने पर तुली थी, और अब जब 4 दिन बचे हैं शादी को तो आप किसी की बातों में आकर मुझे शादी से मना कर रही हैं। ऐसा नहीं है बेटा, पर अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो कुछ तो कारण होगा ना। कारण है न मां, वो कारण मैं जानती हूं, आप नहीं। उनका मंतव्य अच्छे से समझ आ रहा है मुझे, किसी को हराने के लिए मुझे मोहरा बनाने आए थे, पर मैं इंसान हूं, कोई मोहरा नहीं। मां एक बात जान लीजिए, हम गरीब लोगों के बारे में कोई अमीर भला नहीं सोच सकता, बस इस्तेमाल कर सकता है। संकल्प जी पर यकीन है मुझे, और आप मेरे यकीन पर यकीन कीजिए, कहकर वो अंदर कमरे में चली गई। उसका फोन रिंग हुआ, नंबर देख उसकी भवें इकट्ठी हो गई। उसने कॉल पिक किया। जी कहिए। जगतराज क्यों आया था तुम्हारे घर? बिना किसी मतलब के वो अपने नौकरों के घर कभी नहीं जाएगा। उसका कौन सा मतलब पूरा कर रही हो, डबल गेम खेल रही हो? याद रखना अगर संकल्प। ओह प्लीज, अपनी धमकी शुरू मत कर देना आप। डरती नहीं हूं मैं किसी से। अग्रिम अपनी बात पूरी करता उसके पहले दिव्या बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? वैसे ही जैसे आपकी। क्या लगता है आप धमकाएंगे और मैं डर जाऊंगी? नहीं, धमकी नहीं, वार्निंग दे रहा हूं। अगर तुम्हारे दिमाग में संकल्प को हर्ट करने का कोई प्लान चल रहा है तो फिर अंजाम तुम सोच भी नहीं सकती। ओह प्लीज अपने संकल्प को अपने पास रखिए। नहीं चाहिए मुझे, वो नहीं करनी उनसे शादी।
वैसे भी उनको तो हजारों दिव्या मिल जाएंगी, न तो ढूंढ लीजिए। भाट, मुझे पता था तुम उसके सीधेपन का फायदा जरूर उठाओगी। समझाया था उसे, पर वो माने तब न। उसके आंखों पर तो पट्टी बंधी थी। पट्टी उनके नहीं, आपके आंखों पर बंधी है, शक नाम की। क्या किस्मत है मेरी, पति की जगह उनके दोस्त को सफाई देनी पड़ रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो मुझे संकल्प जी के बारे में अनाप शनाप बोलकर शादी से मना करने को कहने आए थे, पर मैंने उन्हें खाली हाथ भेज दिया। आखिरी बार कह रही हूं कि मैं संकल्प जी से प्यार करती हूं, आपको समझता है तो ठीक, नहीं तो जस्ट गो टू हेल, और हाँ, अपने दोस्त को भी ले जाना। कहकर उसने फोन कट कर दिया। अग्रिम की भवें गुस्से में इकट्ठी हो गई। वो वापस से अपनी चेयर पर बैठ गया और उसकी बातों के बारे में सोचने लगा। जगतराज को ये शादी रुकवाकर क्या फायदा होगा? कहीं उससे बदला लेने के लिए वो अब संकल्प को तो टारगेट नहीं कर रहा। ऐसा वो कभी नहीं होने देगा। घर में जश्न सा माहौल था। राजेश जी की जीत की खबर घर पहुंच चुकी थी। सब लोग सारी तैयारियां कर उनका इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में अग्रिम उनके साथ घर पहुंचा। उनके अंदर आते से सबने उन्हें बधाई दी और मुंह मीठा कराया। सब खुश थे। बहुत देर कर दी, शाम से ही आपका इंतजार कर रहे हैं हम सब, कावेरी जी ने कहा। अरे कोई आने ही नहीं दे रहा था, सब जीत का जश्न मना रहे थे। बड़ी मुश्किल से घर आ पाया हूं, राजेश जी ने कहा। अग्रिम ने आयत की तरफ देखा जो सबके साथ मुस्कुरा रही थी। वो उठकर उसके पास आया और मिठाई लेकर उसके मुंह में डालते हुए धीरे से बोला, अपने बाप की हार मुबारक हो। कहा था न मैंने, देखो वादा पूरा किया। आयत की मुस्कान फीकी पड़ गई, उसने मिठाई अपने हाथ में ले लिए। जगत राज के राज की कुर्सी तो मैंने पहले ही हिला दी थी, आज उसे गिराकर उसकी कमर तोड़ दी। जश्न तो बनता है न बीवी, कमरे में चलें। अग्रिम ने उसके चेहरे को देखते हुए धीरे से कहा। अपनी कमर पर उसकी हथेली का स्पर्श महसूस कर आयत ने उसकी तरफ देखा। अग्रिम बिजी मुस्कान लिए उसे देख रहा था। चाची माँ, मुझे नींद आ रही है, मैं जाती हूँ, कहकर आयत अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अरे पर खाना तो खा लो। भूख नहीं है चाची माँ, आयत ने बिना रुके कहा और कमरे में चली गई। अग्रिम ने उसे जाते देखा। उसकी नजर जहां आयत खड़ी थी वहां जमीन पर गई। मिठाई को मसले बिखरे टुकड़ों को देख टेढ़ा मुस्कुरा दिया। गुड नाइट चाची माँ। तू भी खाना नहीं खाएगा? मेरा और चाचू का पेट भरा है। आप लोग को कहा तो था इंतजार न करने के लिए, कहकर कृषा और साक्षी को गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में आ गया। आयत गार्डन का दरवाजा खोल वहां खड़ी बाहर देख रही थी। अग्रिम ने उसे देखा और दरवाजा बंद कर उसके साथ में आकर खड़ा हो गया। आयत ने उसकी उपस्थिति महसूस की पर कुछ बोली नहीं और नहीं उसकी तरफ देखा। बुरा लग रहा है? अग्रिम ने उसे देखते हुए सवाल किया। आयत इस सवाल के लिए तैयार थी। मैं खुश हूं चाचा जी की जीत पर, बिना उसकी तरफ देखे बोली। और दुखी हो अपने बाप की हार पर, है न? आयत ने उसकी तरफ देखा और बोली, नहीं। एक जुआ है जिसमें जीत और हार तो लगी रहती है। एक पिता की हार पर दुखी होने से ज्यादा दूसरे पिता के जीत पर खुश हूं। पर खुशी चेहरे पर तो नहीं दिख रही। नहीं दिख रही क्योंकि जो मैं देख रही हूं वो आपको नहीं दिख रही। ऐसा क्या देख रही हो तुम? कुछ देर खामोश सी उसकी आंखों में देखती रही, फिर बोली, अपनी हार, और बोलकर पलंग की ओर बढ़ गई। अग्रिम ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया। इस जंग में इस बार हार रघुवंशियों की होगी। तुम तय कर लो कि रघुवंशी बनकर हारना है या चौहान बनकर जीतना है। उसे अपनी बाहों में भरकर उसकी आंखों में देखने लगा। आयत कुछ नहीं बोली और चुपचाप उसे देखती रही। आज मैं बहुत खुश हूं। चारों तरफ से दुश्मन को मात दे दी मैंने आज, कहकर उसे कस के गले लगा लिया। अपनी खुशी तुमसे बांटना तो बनता है, बीवी हो, मेरे सुख दुख की हिस्सेदार। आज पहली बार अग्रिम उससे खुशी बांट रहा था, पर आयत वो खुशी महसूस नहीं कर पा रही थी। अग्रिम उससे अलग हुआ और अपना कोट उतार कर एक ओर रख दिया और बैठकर जूते उतारते हुए बोला, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। इतने सालों से जिस दिन के इंतजार में था वो आ गया। धीरे धीरे मैंने उस जगतराज रघुवंशी के गुरूर के साम्राज्य को चारों ओर से चूर कर दिया। जानती हो कैसे? आयत की ओर देखकर बोला। आयत ने नामे गर्दन हिला दी। अग्रिम की आंखों में आज जो चमक थी वो आयत को चुभ रही थी। हर वक्त पॉजिटिव रहने वाली आयत आज खुद को हारा हुआ महसूस कर रही थी। बिजनेस वर्ल्ड में उसे पहले पायदान से हटाकर मैं पहली चोट दी। दूसरी चोट उसकी पोती नहीं उसे देखते हुए उठकर उसके पास आया और रघुवंशी खानदान के गुरूर की राजकुमारी से शादी करके मैंने उसे दूसरी सबसे घातक चोट दी। फिर भी बुढ़ा तनकर खड़ा रहा, पर राजनीति जगत में उसके मुंह का निवाला छीन कर तीसरी चोट दी और आज उसका पत्ता साफ कर चौथी।
तिलमिला रहा होगा, छटपटा रहा होगा अपनी हार पर। कल तक जो गर्दन तान कर बड़े घमंड में चलता रहा है, न वो आज झुका दी मैंने। तड़प रहा होगा, जल रहा होगा, और मुझे आज उतना ही सुकून मिल रहा है। अब पता लगेगा उसे कि अपना वजूद खोकर जीना क्या होता है। अब पता लगेगा उसे कि जब लोग उसके रुतबे को कदम दर कदम नकारेंगे। और जानती हो आखिरी चोट क्या होगी उसके लिए? आयत को कमर से पकड़ अपने करीब करके उसकी आंखों में देखने लगा। खामोश सी आयत ने नामे गर्दन हिला दिया। एक जूस के ग्लास को छूने पर उस जगतराज रघुवंशी ने मेरे पिता को उनकी औकात याद दिला दी थी। जब उसे पता चलेगा कि उसकी पोती की कोख में मेरा अंश है, उस दिन उसकी गुरूर से अकड़ी गर्दन हड्डी रहित हो जाएगी। या तो सदमे से मर जाएगा या पागल हो जाएगा। आयत के पेट पर हाथ लगाते हुए बोला। एक अजीब सा जुनून उतर आया था उसकी आंखों में। आयत की मुट्ठियां कस गई और चेहरे पर एक दर्द की लहर आकर गुजर गई। वो अपलक अग्रिम को देखती रही। ऐसे क्या देख रही हो? अग्रिम ने पूछा। देख रही हूं कि नफरत और बदले में इंसान किस कदर अंधा हो जाता है। अग्रिम के चेहरे पर प्रश्नसूचक भाव उभर आए। जिसे मोहरा बनाकर अपने दुश्मन की गर्दन हड्डी रहित करना चाहते हैं, भूल गए कि वो आपकी संतान होगी। आपका खून, आपका अंश। आयत के शब्द कपक पा गए थे। वो अपनी नजर चुराते हुए कबर्ड की ओर बढ़ गई और बोली, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। जल्दी आइएगा, तैयार हूं आपके बदले के लिए। कहते हुए आयत ने अपने दर्द को जज्ब करने को अपने होठ काट लिए, पर आंखें फिर भी झिलमिला गई। अग्रिम ने सुना तो उसके जबड़े कस गए और उसके अपनी आंखें भींच ली। उसने आयत की तरफ हाथ बढ़ाया पर फिर रुक अपनी मुट्ठियां कस ली और वॉशरूम में चला गया। आयत ने उसे जाते देखा। वो आकर पलंग पर एक ओर बैठ गई। उसकी आंख से बूंद छलक आई, जिसे झट से साफ कर लिया उसने और पीछे सर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। तो दोस्तों, यह था 32वां भाग। 33वां भाग देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए अगले एपिसोड तक इजाजत। धन्यवाद।